2054 में निफ्लहाइम नाम के ठंडे ठार ग्रह पे मिकी एक गहरी खाई में जमा हुआ जागता है, मानो कोई फ्रिज में रखा आइसक्रीम हो। उसी वक्त उसे एक जहाज दिखता है और वो अपने यार टीमो को चिल्लाकर बुलाता है। टीमो बाहर आता है, मिकी को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर सिर्फ मिकी का फ्लेमथ्रोवर उठाता है और बोलता है, अबे मिकी, तुझे बचाने का टाइम वेस्ट क्यों करूं? ये मिकी कोई आम बंदा नहीं, ये तो क्लोन है, 17वां वर्जन। हर बार जब ये मरता है, कंपनी वाले बस नया मिकी प्रिंट कर देते हैं, जैसे कोई 3D प्रिंटर से मूर्ति बना रहा हो। इसकी यादें हर हफ्ते कंप्यूटर में अपलोड हो जाती हैं और नए मिकी में डाल दी जाती हैं, ताकि भाई को लगे कि कुछ मिस नहीं हुआ। विज्ञान वाले तो इतने आदी हो गए हैं कि मिकी को प्रिंट करते वक्त ध्यान भी नहीं देते, मानो कोई चाय बनाते वक्त चीनी डालना भूल गया हो। मिकी 17 बनाते वक्त एक पाइप प्रिंटर से गिर गई, प्रक्रिया में गड़बड़ हो गई, फिर वैज्ञानिक ने जैसे तैसे जोड़ दिया। वैसे पृथ्वी पे क्लोनिंग बैन है, लेकिन अंतरिक्ष में एक्सपेंडेबल यानी फेंकने वाले बंदों पे ये सब चलता है। मिकी एक एक्सपेंडेबल है, मतलब इसे खतरनाक कामों पे भेज दो, कोई टेंशन नहीं, मर गया तो नया बना लेंगे। एक दिन कंपनी वालों ने इसे स्पेसशिप के बाहर मरम्मत के बहाने भेजा, लेकिन मिकी को जल्दी समझ आ गया कि ये तो धोखा है। मशीन तो ठीक थी, असल में ये लोग चाहते थे कि मिकी रेडिएशन में भुन जाए और मरते मरते अपनी फीलिंग्स का लाइव टेलीकास्ट करे, जैसे कोई रियलिटी शो हो। अचानक एक टूल गिरा और मिकी का हाथ कट गया। वैज्ञानिकों को तो ये बड़ा कूल लगा, मानो कोई नया टॉय मिल गया हो। अगला मिकी प्रिंट किया गया, लेकिन उसकी बैटरी सिर्फ 15 मिनट की थी। वैज्ञानिकों ने जल्दी जल्दी सैंपल लेने शुरू कर दिए। डॉक्टर डोरोथी ने तो इसे स्पेशल बोल दिया, जैसे कोई लिमिटेड एडिशन माल हो। ये सब 4 साल पहले पृथ्वी पे शुरू हुआ था। मिकी का बेस्ट फ्रेंड था टीमो, जिसने इसे फंसाया कि भाई चल कुछ उधार लेके मैकरोन की दुकान खोलते हैं। लेकिन दुकान तो फ्लॉप हो गई और जल्दी ही कुछ गुंडे मवाली उनके पीछे पड़ गए, पैसा दो नहीं तो खैर नहीं। टीमो और मिकी भागने की कोशिश में थे, लेकिन उन गुंडों ने स्पेशल ग्रेनेड फेंके जो तड़पाते हुए बेहोश कर देते थे, मानो कोई करंट मारने वाला खिलौना हो। जब होश आया तो सामने था माफिया बॉस डेरियस, जो अपने शिकार को चेनसॉ से काटने में मजा लेता था, जैसे कोई लकड़ी काट रहा हो। मिकी और टीमो समझ गए कि अगर पैसा नहीं दिया तो इनका भी द एंड हो जाएगा। बस तभी उन्होंने पृथ्वी छोड़ने का फैसला कर लिया। मिकी ने कॉलोनी एक्सपेडिशन के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन वहाँ तो लाखों करोड़ों लोग लाइन में थे, मानो कोई फ्री में लड्डू बांट रहे हों। ये एक्सपेडिशन चलाया जा रहा था पूर्व कांग्रेसमैन केनेथ ने, जो पिछले 2 चुनाव हार चुका था, लेकिन फिर भी इसके फैन फॉलोइंग गजब की थी। इसके भक्त कुछ भी करने को तैयार थे, जैसे कोई बाबा के चेले हों। इस वजह से इसे एक खास धार्मिक कॉर्पोरेशन से मोटी स्पॉन्सरशिप मिल गई थी। टीमों को एक्सपेडिशन में जगह मिलना आसान था, क्योंकि पता नहीं कैसे इसने पायलट का लर्नर परमिट झटक लिया था, जैसे कोई फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया हो। मिकी के पास तो कोई क्वालिफिकेशन थी ही नहीं, सो इसने एप्लीकेशन में एक्सपेंडेबल चुन लिया, बिना पढ़े कि ये क्या बला है, मानो कोई ऑनलाइन फॉर्म में रैंडम ऑप्शन टिक कर दिया हो। कंपनी का एक बंदा मिकी को टूर पे ले गया और एक्सपेंडेबल्स के बारे में समझाने लगा। प्रिंटर स्पेसशिप से सारा ऑर्गेनिक कचरा लेता था, जैसे बचा हुआ खाना, इंसानी वेस्ट और यहाँ तक कि मरे हुए शरीर भी, ताकि नए क्लोन प्रिंट किए जा सके, मानो कोई रिसाइकलिंग की दुकान हो। लेकिन मिकी का ध्यान तो उस लड़की की खुशबू में खोया था, जो उसे गाइड कर रही थी। उसकी खुशबू इतनी प्यारी थी कि मिकी ने कुछ सुना ही नहीं, जैसे कोई परफ्यूम की दुकान में ट्रांस में चला गया हो। लड़की ने मिकी के माथे पे एक दाना देखा और उसे हटा दिया, ताकि हर कॉपी में वो ना आए। फिर मिकी को मशीन में इनिशियल स्कैन के लिए भेज दिया। फिर उसने मिकी की यादों का बैकअप लिया, जो एक ईंट जैसे डिवाइस में स्टोर हो गया, मानो कोई पुराना हार्ड डिस्क हो। मिकी को एक स्पेशल सॉल्यूशन इंजेक्ट किया गया, जो उसकी पुरानी यादें ताजा कर देता था। इससे मिकी को अपनी माँ की मौत याद आ गई। बचपन में एक कार राइड के दौरान छोटे मिकी ने गलती से एक लाल बटन दबा दिया और गाड़ी क्रैश हो गई। ये याद ताजा होने से मिकी का दिमाग हिल गया, मानो कोई पुराना घाव फिर से खुल गया हो। लड़की ने उसे एक बंदूक थमा दी और बोली, अपने आप को डिलीट कर दे, सिस्टम पे भरोसा दिखाने के लिए तुझे मरने की आदत डालनी पड़ेगी। मिकी की हिम्मत ही नहीं हुई, सो लड़की ने खुद ट्रिगर दबा दिया, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, मानो बंदूक में गोली ही ना हो। इसके बाद स्पेसशिप उड़ान भरने को तैयार हो गया और मिकी को क्रू के साथ नई जिंदगी की आदत डालनी पड़ी। खाना तो ऐसा था मानो कोई कचरा परोस दिया हो और सबको सख्त राशनिंग में रहना पड़ता था। अगर कोई ज्यादा लेने की कोशिश करता तो अलार्म बज जाता और वो डर के मारे सब छोड़ देता, जैसे कोई चोर पकड़ा गया हो। क्रू के पहले लंच ब्रेक के दौरान केनेथ अपनी बीवी येल्फा और चर्च से भेजे गए असिस्टेंट्स के साथ हाजिर हो गया। साफ दिख रहा था कि केनेथ कुछ खास दिमाग वाला नहीं था और येल्फा मैक चर्च वाले इसे अपनी कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, मानो कोई तमाशा दिखाने वाला बंदर हो। ज्यादातर क्रू मेंबर इसके बड़े फैन थे और इसे देखकर बहुत उत्साहित हो गए, लेकिन कुछ लोग शांत ही रहे, जैसे कोई बोरिंग फिल्म देख रहे हों। उसी वक्त मिकी की नजर सिक्योरिटी एजेंट नाशा पर पड़ी और भाई को पहली नजर में प्यार हो गया, मानो कोई बॉलीवुड फिल्म का सीन हो। नाशा ने उसे अपनी टेबल पर बुलाया तो मिकी फट से पहुंच गया। उसने अपना खाना मिकी के साथ शेयर किया और दोनों की तुरंत बन गई, जैसे कोई पुराने यार मिल गए हों। इसी बीच केनेथ ने एक जोरदार स्पीच ठोक दी कि उनकी मिशन है एक नया ग्रह ढूंढना और वहाँ अपनी सोसाइटी बनाना। चूंकि कॉलोनी बनने तक राशन लिमिटेड रहेगा, केनेथ नहीं चाहता था कि लोग जरूरत से ज्यादा कैलोरी वेस्ट करें, सो उसने सारे शरारती कामों पर बैन लगा दिया, मानो कोई सख्त हेडमास्टर हो। लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, तो उसने भरोसा दिलाया कि एक बार ग्रह पर पहुंच गए तो वो शरारत प्रोत्साहन कैंपेन शुरू करेगा, जैसे कोई चुनावी वादा हो। उसके फैंस तो इसे हीरो मानते थे, लेकिन नाशा और मिकी को इस नियम की परवाह ही नहीं थी। दोनों ने चुपके चुपके गंदी बातें शुरू कर दी, मानो कोई सीक्रेट मिशन हो। फ्री टाइम में वो अपनी पोजीशंस प्लान करते और उन्हें नंबर देते ताकि बाद में दोबारा ट्राई कर सकें, जैसे कोई गेम का स्कोर कार्ड हो। क्रू मेंबर हमेशा मिकी से पूछते रहते कि मरना कैसा लगता है,
जिससे वो असहज हो जाता, मानो कोई पर्सनल सवाल पूछ लिया हो। एक दिन नाशा ने गुस्से में धमकी दी कि वो सबको गोली मार देगी ताकि खुद पता चल जाए मरना कैसा होता है, जैसे कोई गुस्सैल टीचर हो। इससे कैफेटेरिया में झगड़ा हो गया और सिक्योरिटी ने सबको रात भर एक पिंजरे में बंद कर दिया। मिकी का राशन भी आधा कर दिया गया, जैसे कोई सजा मिली हो। जब काई और जेनिफर जैसी लड़कियां मिकी के पास बैठकर दोस्ती करने की कोशिश करती तो नाशा फट से बीच में आकर याद दिलाती कि ये बंदा बुक है। आखिरकार जहाज निफ्लहाइम ग्रह पर पहुंचा और वैज्ञानिकों ने मिकी को बिना हेलमेट के बाहर भेज दिया ताकि वो इलाके के सारे वायरस इकट्ठा करे। मिकी को तुरंत बीमारी लगी और वो मर गया, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट बार बार दोहराया गया ताकि वैक्सीन ढूंढी जा सके, मानो कोई लैब का चूहा हो। एक बार मिकी अभी भी बॉडी बैग के अंदर जिंदा था और वैज्ञानिकों ने ये देख लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे साइक्लर में फेंक दिया, मानो कोई पुराना सामान डिस्पोज कर रहे हों। मिकी 12 से 16 तक के बलिदान की वजह से एक वैक्सीन मिल गई और इंसान अब बिना मास्क के उस ग्रह पर जा सकते थे, जैसे कोई मास्क फ्री टूर हो। मिकी को पहली एक्सप्लोरेशन टीम के साथ भेजा गया और वो एक ठंडी गुफा में घुस गए। काई ने दीवार में एक छेद देखा और वहाँ कुछ कीड़े जैसे जीव पाए। उनमें से एक ने उस पर छलांग लगाने की कोशिश की और जब वो भागने लगी तो उस छोटे से एलियन ने उसकी टांग पकड़ ली, मानो कोई शरारती बच्चा हो। एक टीम मेंबर ने फायरिंग शुरू कर दी और सारे एलियंस डर के मारे भाग गए, जैसे कोई दिवाली के पटाखे फट गए हों। फिर ग्रुप बाहर निकलने लगा, लेकिन जेनिफर रुक गई जब उसने अपने ऊपर एक जीव की आवाज सुनी। उसने उस पर फायरिंग कर दी और बर्फ टूट गई, जो दहकर उसे कुचल गई और उसकी मौत हो गई, मानो कोई हादसा हो गया हो। बाद में स्पेसशिप पर केनेथ मिकी पर चिल्लाया कि जेनिफर की जगह तुझे मरना चाहिए था, क्योंकि तू तो इसके लिए ही बना है। उसने क्रिपर्स की फुटेज भी देखी। मिकी का राशन फिर से आधा कर दिया गया और उसकी शिफ्ट डबल कर दी गई, मानो कोई सजा का डबल डोज हो। उसे क्रिपर सैंपल लाने के लिए बाहर भेजा गया और टीमों उड़कर उसे खाना ड्रॉप करता था। एक दोपहर मिकी पतली बर्फ पर पैर रखता है जो टूट जाती है और वो खाई में गिर जाता है, मानो कोई ट्रैप में फंस गया हो। टीमों के जाने के बाद एक विशाल क्रिपर मिकी को ढूंढ लेता है और उसे घसीटने लगता है। जल्द ही सारे बच्चे क्रिपर उसके चारों ओर आ जाते हैं और उसकी उंगलियां चबाने लगते हैं। मदर क्रिपर उसे खाई से बाहर घसीटती है और कुछ अजीब सी आवाजें निकालती है, जिन्हें मिकी दोहराता है, मानो कोई भाषा सीख रहा हो। वो उन जीवों को घूरता है और निष्कर्ष निकालता है कि क्लोन इतने घिनौने होते हैं कि एलियंस भी इन्हें खाना नहीं चाहते, जैसे कोई सेल्फ रोस्ट हो। तभी मिकी को कंपनी की एक ट्रक पास से गुजरती दिखती है। वो मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सुनते नहीं, तो मिकी दौड़ता है और किसी तरह गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है, मानो कोई स्टंटमैन हो। जब वो जहाज पर लौटता है तो अपने कमरे में जाता है और बिस्तर पर लेटता है। तभी उसे पता चलता है कि मिकी 18 पहले ही प्रिंट हो चुका है और वहाँ मौजूद है। मिकी 17 घबरा जाता है क्योंकि मल्टीपल्स गैर कानूनी है और मिकी 18 उस पर एक वजन फेंक कर उसे बेहोश कर देता है। मल्टीपल्स की समस्या पृथ्वी पर तब शुरू हुई जब क्लोनिंग की तकनीक खोजी गई थी। एथिक्स कमेटी को क्लोनिंग के दुरुपयोग की चिंता थी, खासकर क्योंकि साइंस टीम का एक मेंबर एलन, जिसे सोशियोपैथ माना जाता था, पर शक था। एक गवाह ने उसे शहर में बेघर लोगों की मौतों के पीछे का आदमी बताया। आखिरकार पुलिस को एलन के घर पर छापा मारने की अनुमति मिल गई और उन्होंने पाया कि उसने चोरी छिपे खुद को क्लोन किया था ताकि वो अपराध कर सके और एक साथ एक एलिबी भी बना सके। जब उन दोनों एलनों से पूछताछ की जा रही थी तब एक तीसरा एलन सड़कों पर बेघर लोगों की हत्या कर रहा था। वो एलन भी पकड़ा गया और इस अनोखी स्थिति में कानून कैसे लागू किया जाए, इस पर बड़ा बहस हुआ। चर्च ने मल्टीपल्स के खिलाफ आवाज उठाई, कहकर कि एक ही आत्मा का केवल एक ही शरीर होना चाहिए, लेकिन विज्ञान टीम ने सोचा कि इस तकनीक के लिए उपयोग खोजने में कोई बुराई नहीं है। केनेथ ने बहस में शामिल होते हुए बताया कि प्रिंटेड बॉडीज एक पाप है, लेकिन हम इन्हें समाज के भले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह उसने एक्सपेंडेबल प्रोग्राम का परिचय दिया, एक ऐसा कानून प्रस्तावित किया जो हर ग्रह पर केवल एक एक्सपेंडेबल रखने की बात करता था और वादा किया कि अगर कभी मल्टीपल्स हुए तो हर क्लोन को मार दिया जाएगा। वर्तमान में मिकी 17 जागता है और देखता है कि मिकी 18 उसे एक गाड़ी में ले जा रहा है। उसे याद आता है कि नाशा ने उसे बताया था कि हर मिकी थोड़ा अलग होता है और मिकी 18 ज्यादा हिंसक लगता है। जब वे साइक्लर रूम में पहुंचते हैं तो मिकी 17 पीछे से मिकी 18 पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मिकी 18 उसे देख लेता है और उसे पीटने लगता है। मिकी 17 को साइक्लर के छिद्र के खिलाफ धकेल दिया जाता है और वो एक डील पेश करता है, चलो हम अपनी शिफ्ट्स बांट लेते हैं और बारी बारी से मरते हैं। मिकी 18 को समझ में आता है कि 17 को मरने से डर लगता है और वो ये नहीं समझता कि ऐसा क्यों है, क्योंकि वो तो पहले ही कई बार मर चुका है। हालांकि 17 एक भावुक स्पीच देता है कि वो दोनों अलग हैं, लेकिन 18 फिर भी उसे धकेलने की कोशिश करता है। तभी अचानक कोई आता है और दोनों मिकी भागकर छिप जाते हैं। वो है टीमो, जो चुपके से एक रिक्रिएशनल केमिकल ओक्सोफोल बेच रहा है। जब खरीदार चला जाता है तो 18 बाहर आता है और टीमो की धुनाई करने लगता है, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इस बिजनेस आइडिया से। वो टीमो को साइक्लर में धकेल देता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार सके 17 उसे टैकल कर लेता है। फिर 17 अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन 18 उसे खींच लेता है। क्लोनों के बीच कुछ मुक्के चलते हैं। फिर 18 एक गर्म धातु की छड़ उठाता है और मारने के लिए तैयार हो जाता है। तभी नाशा और सिक्योरिटी टीम के हेड जैक कमरे में घुसते हैं। 18 टीमों से कहता है, अगर तू नहीं चाहता कि मैं सबको ओक्सोफोल के बिजनेस के बारे में बताऊं तो तेरा काम है कि तू साथ दे। तो दोनों ये नाटक करते हैं कि टीमो गलती से गिर गया और 18 ने उसे बचा लिया। 17 ये सब छिपकर देखता है और जब वो नाशा को 18 के साथ हाथ में हाथ डालकर जाते हुए देखता है तो उसे जबरदस्त जलन होती है। वो उन्हें फॉलो करने की कोशिश करता है, लेकिन एक चर्च का प्रतिनिधि उसे रोक लेता है और कहता है, भाई पहले कंपनी के मास्कॉट के साथ एक फोटो खींच ले। वो ये भी ऐलान करता है कि मिकी ने केनेथ और येला एफए के साथ एक प्राइवेट डिनर जीत लिया है। जैसे ही उसे बैठाया जाता है
मिकी तो शानदार खाने को देखकर बस खाने में जुट जाता है। केनेथ जेनिफर की मौत पर माफी मांगता है, तभी काई भी डिनर में शामिल हो जाती है। वो कपल काई से जेनिफर की मौत के लिए माफी मांगता है और उसे अपने भविष्य की योजना बताता है। वो चाहते हैं कि कॉलोनी में केवल शुद्ध रक्त वाले लोग हों और काई उस डिस्क्रिप्शन में फिट बैठती है, तो वो चाहते हैं कि वो बच्चे पैदा करे। बाकी कॉलोनियां चिप्स और इंसेमिनेटेड बेबी एम्ब्रायोज का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उन्हें वो तरीका पसंद नहीं है। तभी अचानक मिकी फर्श पर उल्टी कर देता है और विज्ञान टीम तुरंत कमरे में दौड़कर आती है। वो मिकी की गर्दन पर दाने देखती है और समझ जाती है कि मांस में प्रयोगात्मक ग्रोथ हार्मोन ने ये सब किया है। विज्ञान टीम एक खास दवा विकसित कर रही थी और वो मिकी को इंजेक्ट कर देती है, लेकिन वो बस इधर उधर लड़खड़ाता है और असहनीय दर्द में गिर जाता है। केनेथ सोचता है कि इसे मारना ज्यादा इंसानियत होगी और येला एफए अपना गलीचा हटा देती है ताकि खून के दाग न लगे। काई को ये सब देखकर पागलपन लगता है कि मिकी के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है, लेकिन केनेथ उसे याद दिलाता है कि मिकी तो बस एक प्रयोग है। मिकी कहता है, कृपया मत मारो, मुझे तो अब ठीक लग रहा है, और काई उसे अपने कमरे में ले जाती है। काई के कमरे में मिकी तस्वीरें देखता है जो दिखाती हैं कि काई और जेनिफर पहले डेट कर चुके थे। काई मिकी से पूछती है, मरना कैसा होता है? मुझे जानना है कि जेनिफर के लिए कैसा था। मिकी मानता है, इट्स स्कैरी एंड हेट्स इट। फिर काई मिकी के साथ प्यार जताने की कोशिश करती है, लेकिन मिकी घबरा जाता है और भाग जाता है। जब वो अपने कमरे में पहुंचता है तो नाशा तुरंत उसे 17 के रूप में पहचान लेती है, यह इशारा करते हुए कि 18 ने उसे पहले ही बता दिया था। वो अपनी लिपस्टिक से क्लोन के सीने पर नंबर बनाती है और पागलों की तरह हंसती है। 18 भी ज्यादा दोस्ताना होता है और 17 एक खाली बोतल देखता है जो पुष्टि करती है कि उन्होंने ओक्सोफोल लिया है। क्लोनों के बीच बहस होती है, लेकिन नाशा उन्हें रोकती है, कहती है कि वे काम और खाना साझा कर सकते हैं। फिर नाशा क्लोनों को बिस्तर पर ले जाती है ताकि वे साथ में मस्ती कर सकें। जब तिकड़ी मजे करने लगती है, काई कमरे में आती है और सब कुछ देखती है। बिना कुछ कहे वो बाहर चली जाती है और नाशा उसके पीछे भागती है। क्लोन टीवी देखते हैं जिसमें केनेथ अपने वैज्ञानिकों से एक बेवकूफी भरे टॉक शो में बात कर रहा होता है। 18 अपना ड्रिंक स्क्रीन पर फेंक देता है, गुस्से में बढ़ता है जब 17 उसे डिनर के दौरान हुई बातें बताता है। वो नाशा की बंदूक उठाता है और कमरे से बाहर निकल जाता है, केनेथ को मारने के लिए तैयार। इस बीच नाशा काई तक पहुंचती है जो मल्टीपल्स की रिपोर्ट करना चाहती है क्योंकि वे गैरकानूनी है। काई बताती है कि अगर नाशा उसे एक मिकी दे दे तो वो चुप रह सकती है, लेकिन नाशा घबरा जाती है, कहती है कि मिकी कोई खिलौना नहीं है जिसे साझा किया जाए। उनकी बहस तब रुकती है जब 18 भागता हुआ आता है और 17 उसके पीछे आता है। महिलाओं को बताता है कि 18 के पास एक बंदूक है। कैफेटेरिया में एक लेजर मशीन एक बड़े पत्थर को काट रही है ताकि अंदर का काला हीरा दिख सके। 18 भीड़ में छिप जाता है और शूट करने के लिए तैयार होता है, तभी एक केनेथ का फैन उसे टैकल कर लेता है। उसी समय एक क्रिपर पत्थर से बाहर आता है और सब लोग घबरा जाते हैं। लोग भागने लगते हैं जबकि केनेथ एक मेज पर चढ़कर स्टेरिलाइजेशन और उस मॉन्स्टर को जिंदा पकड़ने के आदेश देता है। वैज्ञानिक हेलमेट सूट पहनकर क्रिपर के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर केनेथ 17 को कमरे में आता देखता है और उसे पीछा करने के लिए कहता है। जब क्रिपर भागना बंद करता है, 17 उस दिन सुने गए आवाजें दोहराने की कोशिश करता है जिसे डोरोथी नोटिस करती है। इस बीच 18 बंदूक को फिर से हासिल करता है और फायरिंग करता है, लेकिन 17 और नाशा उसे टैकल कर लेते हैं। गोली केनेथ के गाल को खरोंचती है और हीरे में एक छेद बना देती है। जब केनेथ मल्टीपल्स के बारे में शिकायत करने की कोशिश करता है तो एक दूसरा क्रिपर बाहर आता है और केनेथ के चेहरे से चिपक जाता है। काई और अन्य गार्ड फायरिंग करते हैं और क्रिपर को मार देते हैं जब तक केवल एक बचता है, जबकि वैज्ञानिक पहले जीव को पकड़ लेते हैं। बड़े माँ के बच्चे की रोने की आवाज खाई में सुनाई देती है। कुछ मिनटों बाद नाशा और क्लोन पिंजरे में बंद कर दिए जाते हैं। एक बहस क्रिपर्स के बारे में होती है और 17 बताता है कि खाई में क्या हुआ। कहता है कि क्रिपर्स उससे बहुत घिनौने थे, लेकिन नाशा उसे सही करती है, कहती है कि क्रिपर्स ने वास्तव में उसकी जान बचाई और उसे विदाई दी। अचानक एक बैग सोते हुए गार्ड के सिर पर गिरता है। ये टीमो होता है जो बिना किसी परेशानी के अंदर आता है क्योंकि गार्ड उसका ग्राहक है। टीमो 17 को एक पत्र दिखाता है जो उसने अपने दरवाजे पर पाया, जिसमें बताया गया है कि डेरियस के लोग उन्हें अंतरिक्ष में फॉलो कर रहे हैं। डेरियस पैसे को भूलने के लिए तैयार है अगर टीमो उसे मिकी को चेनसॉ से काटते हुए का वीडियो भेज दे। जब गार्ड कैमरा सेट कर रहा होता है, टीमो रोता है और 17 से कहता है कि उसे बचा ले क्योंकि वो एनीवे मरने वाला है। काई टीमो की नाटकबाजी पर उसे बुलाती है तो टीमो भीख मांगना बंद कर देता है और गार्ड से कहता है कि 17 को टेस्ट करना चाहिए। 18 टीमो से कहता है कि उसे 17 के बजाय लेना चाहिए क्योंकि उसकी दर्द सहने की क्षमता ज्यादा है, लेकिन पहले वो कुछ ओक्सोफोल मांगता है। जब गार्ड उसके पास आता है, 18 उसकी कलाई पकड़ लेता है और उसके सिर को सलाखों से टकरा देता है। उसी समय नाशा उसकी बंदूक चुरा लेती है और टीमो को टेस्ट कर देती है। फिर वो गार्ड की चाबियां लेकर सेल से भागने और चेनसॉ लेने की तैयारी करती है टीमो को मारने के लिए। तभी उन्हें जैक मिल जाता है और सबको फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब समूह को गलियारों से ले जाया जाता है, 17 को एहसास होता है कि नाशा हमेशा उसकी रक्षा करती रही है, जैसे उस समय जब उसने एक हेलमेट सूट मांगा था ताकि वो उसे एक बहुत विषैले प्रयोग के दौरान सांत्वना दे सके। जब समूह सामने की खिड़कियों तक पहुंचता है तो उन्हें पता चलता है कि सभी क्रिपर्स अब स्पेसशिप के चारों ओर हैं। वैज्ञानिक भी रोते हुए बच्चे को ले जा रहे हैं और जब डोरोथी 17 को देखती है तो वो कैफेटेरिया में किए गए आवाजें दोहराती है जिसे वो दोहराता है। वो सोचती है कि ये एक असली भाषा है और वो इसके लिए एक ट्रांसलेटर विकसित कर सकती है। सभी को साइक्लर रूम में ले जाया जाता है जहाँ येला बच्चे की पूंछ काट देती है ताकि एक नई सॉस बना सके। केनेथ एक जलती हुई धातु की छड़ का उपयोग करके 18 के गाल पर निशान लगाता है ताकि वो क्लोनों को अलग कर सके। फिर वो एक वैज्ञानिक को पूरी मेमोरी बैकअप को मिटाने के लिए कहता है। जब वो क्रिपर्स की शिकायत करता है, नाशा कहती है कि क्रिपर्स
मूल निवासी हैं और इंसान विदेशी हैं, ये बताते हुए कि उन जीवों ने मिकी को बचाया। हालांकि केनेथ बस हंसता है और बताता है कि क्रिपर्स ने उसे नहीं खाया क्योंकि वो कचरा खाना है। डोरोथी भी बोल पड़ती है, कहती है कि उसकी टीम एक ट्रांसलेटर विकसित कर रही है। मेज पर बच्चा केनेथ पर थूकता है, जो प्रतिक्रिया में एक गर्म छड़ फेंकता है लेकिन चूक जाता है। केनेथ चिल्लाने लगता है कि चीजें कोई मतलब नहीं रखती और नाशा उसे जवाब देती है, उसे अपमानित करती है। एक गुस्से में केनेथ बच्चे को साइक्लर के छिद्र के ऊपर लटकाता है और रस्सी का दूसरा सिरा नाशा की ओर फेंकता है, जिसे उसे जीव को बचाने के लिए अपने दांतों से पकड़ना होगा। जैक अपने एक आदमी से कहता है कि इस सब को उसकी चश्मे पर लगे छिपे हुए कैमरे से रिकॉर्ड करे। केनेथ चाहता है कि सभी क्रिपर्स को गैस किया जाए, लेकिन येला के पास एक बेहतर विचार है। क्लोनों की पीठ पर विस्फोटक लगाए जाते हैं और केनेथ को उन्हें डिटोनेट करने के लिए 2 बटन मिलते हैं। येला चाहती है कि वे जितने हो सके क्रिपर की पूंछ काटे और पहला मिकी जो 100 लाएगा वो जीतेगा। विजेता को जीने का मौका मिलेगा और हारने वाले को मार दिया जाएगा। बाहर जाते समय 17 कहता है कि ये कार क्रैश के लिए सजा है। हालांकि 18 कहता है कि कार में एक दोष था और बटन दबाना एक सहयोग था, इसलिए उन्हें अपनी मां की मौत के लिए खुद को दोष नहीं देना चाहिए। डोरोथी लड़कों को प्रवेश द्वार पर पकड़ लेती है और उन्हें एक प्रोटोटाइप ट्रांसलेटर देती है। दोनों क्रिपर्स की भीड़ में खोज करते हैं जब तक कि वे मां को नहीं पाते, जो अब मिकी को समझती है। वो उसका नाम जानती है और बताती है कि उसने उसे बचाया, लेकिन इंसानों ने उसके बच्चे को मार दिया। अगर पकड़ा गया क्रिपर भी मर जाता है तो वो सभी इंसानों को मारने की धमकी देती है। इसे साबित करने के लिए वो चिल्लाने लगती है और बच्चे उसकी नकल करते हैं। क्लोन अपने कान ढक लेते हैं, लेकिन मां एलियन समझाती है कि वे अपनी आंखें और मस्तिष्क फोड़ सकते हैं। स्पेसशिप पर केनेथ और येला एफए घबरा जाते हैं जब वे देखते हैं कि क्लोन क्रिपर्स के साथ संवाद कर रहे हैं। अचानक 17 कैमरों की ओर दौड़ता है और अपनी उंगलियों से C3 बनाता है, जिसे नाशा पहचानती है कि ये उनकी स्थिति है जिसे बेबी लाना कहा जाता है। येला एफए और चर्च का प्रतिनिधि इसे बकवास समझते हैं और कहते हैं कि नेता केनेथ को एक नई प्रजाति के साथ संवाद करना चाहिए। जब केनेथ एक बड़े प्रवेश के लिए तैयार होता है, 17 मां से वादा करता है कि नाशा बच्चे को लाएगी। हालांकि मां क्रिपर को लगता है कि ये काफी नहीं है, चूंकि इंसानों ने एक बच्चे को मारा, एक व्यक्ति को भी मरना चाहिए ताकि बराबरी हो सके। 3 वाहन केनेथ के नेतृत्व में स्पेसशिप से निकलते हैं। इस बीच नाशा अपने पैरों से येला एफए को पकड़ने के लिए एक बड़ा कूद लगाती है। जैक रस्सी लेता है और नाशा सहमत होती है कि अगर उन्हें बच्चे को मां के पास ले जाने दिया जाए तो वो येला एफए को छोड़ देगी। जब जैक उसे रस्सी वापस देने वाला होता है, येला एफए उसकी कलाई काट देती है और उसे गिरा देती है, लेकिन नाशा उसे समय पर पकड़ लेती है। येला एफए चाहती है कि उसे गिरफ्तार किया जाए, लेकिन जैक घोषणा करता है कि येला एफए और केनेथ ने दुर्व्यवहार किया है और उनका मामला समिति के सामने पेश किया जाएगा। गाड़ियों को आते देख बच्चे अपनी मां को धकने के लिए दौड़ते हैं और चारों ओर ढेर बना लेते हैं। अब गार्ड नहीं जानते कि किसे गोली मारें। केनेथ एक को यादृच्छिक रूप से चुनता है, लेकिन उसी समय 18 उनके सामने आता है। इसलिए चर्च का प्रतिनिधि सैनिक को धक्का देता है ताकि रॉकेट आसमान में फट जाए, अन्यथा क्लोन का बम भी उन्हें मार देगा। फिर केनेथ फायरिंग करता है, लेकिन केवल कैमरे को ही हिट करता है, जिससे 18 को उस पर कूदने का मौका मिलता है। जब नाशा बच्चे के साथ आती है, 18 घोषणा करता है कि वो उस इंसान को मारेगा जिसे मां चाहती थी। वो 1 सेकंड के लिए हिचकिचाता है और केनेथ उसे मौत के डर से नियंत्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन 18 फिर भी बटन दबाता है। बम उसे और केनेथ को एक साथ मार देता है, इसलिए क्रिपर्स शांति से चले जाते हैं। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो पूरे क्रू को जेल में डाल दिया जाता है। येला एफए अपना मानसिक संतुलन खो देती है और उसे मानसिक अस्पताल भेजा जाता है, जहां वो आत्मनाश कर लेती है। टीमो डेरियस के आदमी से मिलता है और उसका कान काटकर उसे साइक्लर में फेंक देता है, लेकिन वो आत्मरक्षा के तहत प्रोबेशन पर बाहर निकल जाता है। बाकी क्रू के लिए मुकदमे एक कानूनी और राजनीतिक गड़बड़ बन जाते हैं, इसलिए जब नाशा जेल से बाहर निकलती है तो वो समिति में एक पद के लिए दौड़ लगाती है ताकि संगठन को बदल सके। डोरोथी ट्रांसलेटर पूरा करती है और मिकी अक्सर क्रिपर्स के साथ बातचीत करता है। वो पता लगाता है कि चिल्लाना बस एक यादृच्छिक शोर है जो वे बनाते हैं और इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मां केवल ब्लफ कर रही थी। 6 महीने बाद मिकी देखता है कि कोई साइक्लर के पास है और येला एफए को एक नया केनेथ प्रिंट करते हुए पाता है। मिकी बताता है कि उसे तो मर जाना चाहिए था, तो येला एफए अपना खून बहता हाथ छूने के लिए पेश करती है। अपनी मां की मौत की यादों के विपरीत मिकी अब डरता नहीं है और फिर वो जाग जाता है। वो भीड़ के साथ बैठा होता है और नाशा को नए समिति नेता के रूप में भाषण देते हुए सुनता है। जब वो घोषणा करती है कि एक्सपेंडेबल्स प्रोग्राम खत्म हो गया है, मिकी एक बटन दबाता है और साइक्लर को नष्ट कर देता है।